अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं फैसल अब्बासी। शाजिया ज़ीशान ये प्रोग्राम किया करती हैं, ज़ाती मसरूफियात के बाइस आज वो प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। आजकल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी इकबाल के इसी शेर की तरह महसूस होती है, क्योंकि हकीकी आज़ादी मार्च के बाद से वो वक्फे से एक एहतजाजी कॉल देते हैं और फिर रुक जाते हैं। कुछ दिन सकूत तारी रहता है और फिर अचानक मीडिया के सामने आते हैं और कोई नया बयान देकर मीडिया की हेडलाइन बन जाते हैं। एहतसाब के बयानिए के बाद NRO नहीं दूंगा का बयानिया, और फिर अमरीकी साजिश के बयानिए से लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत जाने के बाद कारकुनान का खून गरमाने के लिए एक के बाद एक हिकमत अमली अपनाई और मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की फ़ाइनल कॉल भी दी, मगर कामयाबी ना मिल सकी। इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, मगर 1 महीना गुजर जाने के बाद वो फ़कत एक महंगाई हड़ताल ही कर पाए। या फिर आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे का एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज परेड ग्राउंड में हुकूमत मुखालिफ जलसा किया। आज मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जहां IMF की मजबूरियों का रोना रोया, वहां उन्होंने ये भी कहा कि वो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाने के लिए उनकी पार्टी ने गौर किया था। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, यह भी देखिए। $1 अरब के लिए IMF के साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जा रहा है और एक से जायद बार सोचा और हमने ये फैसला भी किया हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें अगर अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते तो फिर भी ये सूरत हाल सामने आ रही थी और तमाम इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आप इलेक्शन ढूंढते फिरेंगे, इलेक्शन वेक्शन आपको कोई नहीं मिलेगा और जब मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो फिर जो अनारकी और जो अफरा तफरी जो है वो मुल्क में फैलेगी उसका फिर जो है वो कोई हज़ारा नहीं होगा किसी के पास। वफाकी वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं ये आपने जाना, लेकिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद 14 जमातों की मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत कायम हुई। अब इत्तेहादियों के आपसी ताल्लुकात में भी गड़बड़ नज़र आ रही है, जिससे सवाल जन्म ले रहे हैं कि हुकूमत 1.5 साल मुकम्मल कर पाएगी या फिर पहले ही आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब को लेकर भी मामला अटका हुआ है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को करने का हुक्म दिया है। लिहाजा 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात अहमियत इख्तियार कर गए हैं। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवज्जो ज़िमनी इंतखाबात पर है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का मार्का जीतने के लिए इन्हीं 20 वोटों ने अहम किरदार अदा करना है। ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त में होने जा रहे हैं जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मुल्की इदारों पर भी कोई ज़्यादा एतमाद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ हुकूमती मशीनरी भी वफाकी और सूबाई सतह पर उनके मुखालिफिन के पास है, जबकि धांधली का एतराज़ उठाना नागुज़ीर होता दिखाई देता है। ऐसे में शफाफ इलेक्शंस कराना मुल्की इदारों के लिए किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। एक तरफ मुनहरिफ अरकान के खाली होने वाली सीटों पर इमरान खान ने एक बयानिया सेट कर रखा है कि उन्होंने अवामी मैंडेट के साथ गद्दारी की, और दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई को लेकर शायद किसी बयानिए की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे में मौजूदा हुकूमत को वोटरों को मनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और अगर 14 पार्टियों की इत्तेहादी हुकूमत कामयाब नहीं होती तो क्या आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान के साजिश वाले बयानिए को तक़वियत मिल सकती है? इसी पर मुफस्सल बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बरे उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, खान साहब ने आज इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में मैदान सजाया और आड़े हाथों लिया है आपकी हुकूमत को, लेकिन ये बात तो बजा है कि जो महंगाई का मामला है वो संगीन है, उस पर आप लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं समझते ये महंगाई का जो अफरीत है खान साहब के दीगर बयानियों को नीचे ले जाएगा और ये आपकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़े तूफ़ान की सूरत में सामने आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई हुई है, ये बात दुरुस्त है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। महंगाई खान साहब के दौर में भी हुई थी और हमने उस पर एहतजाज किया था, लेकिन हमारा एहतजाज सिर्फ महंगाई पर नहीं था, हमारा एहतजाज खान साहब की फेल्ड खारजा पॉलिसी के खिलाफ था।
हमारा एहतजाज खान साहब के गलत डील्स के साथ था, हमारा एहतजाज खान साहब के इदारों के ऊपर तसादुम का था, उनके फाशिस्ट रवैये के खिलाफ था, पार्लियामान को अंडरमाइन करने के खिलाफ था, जो इंतखाबी निज़ाम को वो अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे थे उसके खिलाफ था। तो एक मल्टीपल इशूज थे जिनके खिलाफ, लेकिन उसमें एक महंगाई भी था और आज वो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस पर कोई राय दूसरी नहीं है। और मैं एडमिट करता हूँ, लोगों को हमसे तवक्को थी कि हुकूमत आएगी तो हम इमरान खान की नाकस पॉलिसियों की जगह बेहतर फैसले कर पाएंगे, लेकिन जो महंगाई आज हुई है उसमें कुछ रोल इमरान खान साहब की पॉलिसी का है, उनके रवैयों और फैसलों का है और कुछ रोल हालात का भी है। यानी आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, कोयला जो $100-125 का टन था वो अगर $300 टन हो गया है, तो उसमें ना आज की का कसूर है ना इमरान खान साहब का। लेकिन गैस अगर वक्त पे सस्ती नहीं ली तो ये फैसला ना करना बहरहाल पिछली हुकूमत का कसूर था। इसी तरह IMF के साथ डील करते हुए जो नेगोशिएशंस की गई वो अच्छी नेगोशिएशन नहीं थी। यही बात उस वक्त जब ये डील साइन हुई शौकत तरीन साहब ने भी कही, बाकी लोगों ने भी कही। कायरा साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि $1 अरब के लिए IMF तिगनी का नाच नचा रहा है। वज़ीर दाखिला के इस बयान को लेकर क्या ये समझा जाए कुछ आपकी हुकूमत पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं कर रही? क्या अब इस पे गौर तो नहीं कर रहा कि IMF इतनी शराइत हम मान चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कर्टेसी शो नहीं कर रहा तो हम कोई और ऑप्शन देखें, या कोई ऑप्शन ही नहीं? देखिए, इस वक्त फौरी तौर पे मेरी इतला के मुताबिक कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि आज हम जहां खड़े हैं अगर हम IMF की डील साइन नहीं करते और हमारे पास कोई मुतबादल ज़राए नहीं है, IMF का $1 अरब पैसा एक अपनी जगह उसकी अपनी अहमियत है, ये नहीं है कि उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन IMF के इस $1 अरब के पैकेज के साथ आपके बहुत सारे दोस्त ममालिक, दीगर ममालिक जो हैं उनका भी जो उन्होंने ऑलरेडी हमें कर्ज दिए हुए हैं उनकी रिशेड्यूलिंग है वो उसके साथ मुंसलिक है। इसी तरह उन्होंने जो नए अगर हमारी को मदद कर सकते हैं तो वो IMF के साथ लिंक है। वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए कोई 8-9 बिलियन का हमारा पाइपलाइन में उनके साथ एक पैकेज मौजूद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी तकरीबन मौजूद है। ये सारा कुछ तातल में पड़ जाता है और शॉर्ट टर्म में अगर और कोई अरेंजमेंट नहीं होता, आप अपना सारा डिफेंस अपना जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कट भी कर दे तो इवन देन आपके पास वो स्पेस नहीं है, इसलिए कि आपको अपना बजट चलाने के लिए कोई 5,000 अरब रुपए के करीब पैसा नया चाहिए। तो कहां से आएगा? 4,000 अरब आपने अदा करना है, 5,000 अरब आपने बाय करना है, तो आप बंधे हुए हाथों के साथ हैं, टाइट हाथों के साथ हैं। सो शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हमें करना क्या है? हमें अपनी आमदन बढ़ानी है और हमने अपने खर्चे को कंट्रोल करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान का दूसरा जो इसका नतीजा निकल सकता है हमारी दानिश में, और चाहिए ये मीडिया को भी, खान साहब को भी, बाकी हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी, कि वो हुकूमत को इस पे गाइड कर दें या अपनी राय दे दें कि जी जो कुछ आप कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, IMF की डील से निकल जाइए और आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट अवॉइड हो जाएगा। इसलिए कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर सिंगापुर, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है जी। फिर तेल और महंगा नहीं हो जाएगा? क्या डॉलर और महंगा नहीं हो जाएगा? क्या आपकी ट्रेड नीचे नहीं गिर जाएगी? क्या दुनिया आप पे ये हालात तो हैं, लेकिन एक सवाल अब ये भी है, बजट आपने मंजूर कर लिया, उनकी जो शराइत थी वो मान ली आपने, PDL भी लगा दिया, GST भी लगा दिया, टैक्स स्लैब भी आपने वापस कर दिए, इनकम टैक्स जो है, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया, ये शराइत तो आपने मान ली। अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं हो पा रहा, कब तक इसकी तवक्को है, ये कब तक हो जाएगा? देखिए, जहां तक उनकी शराइत का है, बहुत सारी शराइत तो वो थी जो हमारे अपने भी वफाद में थी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर आप IMF के साथ डील साइन करके जो है हुई इसको मंडे नहीं चढ़ाते तो फिर क्या होगा?
क्या हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए? क्या वो पाकिस्तान के अगर है तो कर ले, लेकिन हमें कोई IMF से डर नहीं लग रहा। सवाल ये है कि क्या हम डिफॉल्ट अफोर्ड कर सकते हैं या उसको अवॉइड करते हुए IMF की डील के बाद जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो फिर शॉर्ट टर्म में हम तकरीबन नजदीक पहुंचे हुए हैं, उनकी ऑलमोस्ट कंडीशनलिटीज ये हो गई। और जहां तक आपने डायरेक्ट टैक्सेस की बात की है, डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान के निजाम में लगने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है या एडवांस इनकम टैक्स है, ये वो टैक्सेस है जो कीमत में शामिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली आम आदमी पे पास ऑन हो जाते हैं। सो दौलतमंदों के ऊपर टैक्स लगना, डायरेक्ट टैक्सेशन होना, ये तो हमारे निजाम के लिए एक नेसेसिटी है, जरूरी है। इन इक़दाम की तो तारीफ होनी चाहिए। दूसरा, हमने इंपोर्ट्स जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनको कट कर दिया, उनकी एलसीडी बंद कर दी, उनकी इंपोर्ट बैन की है ताकि हमारा डॉलर ड्रेन कम हो सके। हमने शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 9,000 अरब का टारगेट रखा है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे पूरा। लेकिन हमने अपनी आमदन बढ़ानी है। हमने क्या करना है? फौरी तौर पे आमदन कहां से बढ़ सकती है? एग्रीकल्चर वो है जो आप आज के इक़दाम करेंगे, अगले साल आपको रिजल्ट दे देंगे। सनत में इस तरह नहीं है। सो सनत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पे फोकस हुआ है जो ज़राअत पे। उसके नतीजे में क्या है? फर्ज करें इस वक्त हम 30 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, 30 लाख टन। वो गंदम अगर हम अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे अगले साल, तो हम इतना पैसा, इतने हजार, इतने लाख करोड़ों डॉलर जो है वो बचा सकेंगे। और फिर अगले साल में, और हमने ये किया, हम 2008 में आए थे, हम गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रहे थे, दालें बाहर से मंगवा रहे थे, और 2009 में हमारी पॉलिसीज की बदौलत हम हुए, 2010 में एक्सपोर्ट कर रहे थे। कायरा साहब देखें, कायरा साहब जो 2008 में जब आप आए थे तो उस वक्त आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। अब हुकूमत जो है वो ये भी आपको कहा जाता है कि 12-14 जमातें मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। फिर हमने ये भी देखा बजट सेशन के दौरान जो इत्तेहादी थे उन्होंने अपने शिकवे भी कर लिए और खुदा की कसमें खाकर कहने लगे कि हम जो हैं वो पिछली हुकूमत इमरान खान के साथ इससे ज़्यादा खुश थे। क्या हुकूमती बेंचेस में कोई दरार मौजूद है या वो वक्ती तौर पर जो बजट में एक रिवायत है, इत्तेहादियों के शिकवे आ जाते हैं और जब मामलात हल हो जाते हैं तो वो शिकवे ख़त्म हो जाते हैं? देखिए, बड़ी जो इत्तेहाद होते हैं ना, बड़े इत्तेहाद, ये पहले तजर्बा है इतना बड़ा इत्तेहाद का। बड़े इत्तेहादों में ये प्रॉब्लम उतने ही बड़े होते हैं, लेकिन फिर बड़ी क़यादत उन मसाइल का हल भी निकाल लेती है। ये कोई एक्सपेक्ट की बात नहीं है। जमात के अंदर लोग नाराज, एक जमात के अंदर लोग नाराज होते हैं। क्या इमरान खान साहब से लोग नाराज नहीं हुए उनके जमात के? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाराजगियां नहीं हुई? क्या पंजाब के अंदर नाराजगियां नहीं हुई उनकी? सो जमातों के अंदर भी ग्रुप्स नाराज हो जाते हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हल्कों के प्रेशर होते हैं बहुत सारे, उनके डेवलपमेंट के पैसे उतने नहीं मिल रहे जितनी आपको जरूरत है। हुकूमत आपको बैलेंस करके देना चाहती है, आपके हल्के की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो पूरी नहीं हो रही, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होती है। सो ये कहना कि जी इससे कोई बहुत खौफनाक दरार आ गई, ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जमाते हैं और हमारे दोस्तों के जो गिले शिकवे थे वो एड्रेस भी हो गए, उसको उन्होंने उन्होंने मुनासिब समझा, उसको एड्रेस किया। तो हम तो पहले जब हमने कहा साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे, कायरा साहब लास्ट क्वेश्चन जी, क्या हमारे साथ राजा रियाज साहब थे पिछले दिनों प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि साजिश वाले मामले पे जुडिशल कमीशन बनाने पे गौर किया जा रहा है। क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है? जी, मैंने तो जी बहुत सारे प्रोग्रामों में खान साहब से पूछा है कि पहले वो नाम बताएं किसके जरिए कमीशन बनाना चाहते हैं। खान साहब की ख्वाहिशों का एहतराम इसलिए मुमकिन नहीं रहा कि वो किसी एक बात पे रुकते नहीं। आप खान साहब से मुझे तसल्ली ले दें और साथ नाम भी ले दें, मैं गवर्नमेंट से बात कर लेता हूँ। वो तसल्ली आपने ये लेके देनी है कि अगर वो कमीशन बनता है तो फिर खान साहब ये मुतालबा नहीं करेंगे, क्योंकि अगला मुतालबा उनका होगा कि इसको ओपन ट्रायल में लेके जाओ, जो कमीशन नहीं मान सकता। उनका अगला मुतालबा ये होगा कि जी इस कमीशन को इन TORs के तहत काम करने पर मजबूर करो, और फिर आखिर में ये होगा कि ये कमीशन जो भी फैसला दे उस फैसले को वो नहीं मानेंगे। ये चीजें आप मुझे उनसे कमिट करा दे, फिर उनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन खान साहब के किसी बात पे वजन रहा नहीं। ठीक है कायरा साहब, आप अपने जी कह सकते हैं कि उनके साजिश के बयानिए में कोई जान है, कोई सदाकत है। जी ठीक कायरा साहब, बिल्कुल ठीक।
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। खान साहब, आज इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में आपने महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया है, ये एहतजाजी जलसा था आपका। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लाहा अमल क्या है, क्योंकि आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और अर्ली इलेक्शन करवाना चाहते हैं। क्या इस तरह के जलसों से आप हुकूमत को घर भेज सकते हैं? अगर कोई लॉन्ग मार्च होना है तो उसकी फाइनल कॉल फिर कब आएगी? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम जितने नाज़रीन हैं, सब पाकिस्तानियों को जो है दिलहजे का और चांद है आज स्टेज से हमने देखा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे कि इस साल ये हज पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी लाए। देखिए, हम एक सियासी जमात हैं और हम हमारे पास रास्ता सियासी ही है, और उसमें अगर आपने लॉन्ग मार्च की बात की तो एक तो हमने लॉन्ग मार्च की है, जो की आज़ादी मार्च था, उसके साथ जो हुकूमत ने जुल्म और ज्यादती की वो सारा आपके सामने था। आज का तो एक जो जलसा हुआ है वो मेनली तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का था, कुछ गिरद नवाह के वर्कर भी आए हुए थे, लेकिन बहरहाल एक पोजीशन वाज़े करनी थी और एक आवाम की तरफ से एक स्टेटमेंट देनी थी कि आवाम हुकूमत को ना तो कबूल करती है, ना इस इम्पोर्टेड रजीम चेंज को, और ना ही इसकी इम्पोर्टेड महंगाई को, जो लोड शेडिंग और महंगाई का जिन उन्होंने बोतल से निकाल दिया है। और साथ साथ इस बात का भी कि जिस तरह से अब ये ईद बकरीद आ रही है और जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, किसी के पास कुर्बानी के जानवर खरीदने की ना पैसे हैं, ना कसाई को देने के पैसे हैं, और सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा हज इस इम्पोर्टेड हुकूमत में है। 10 लाख रुपए का महंगा हज है, जो कोई आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जहां तक आपने ये बात की कि क्या इससे ये हुकूमत चली जाएगी, तो देखें, जलसे से हुकूमत नहीं जाती, लेकिन जलसा एक अगर अवामी हुकूमत हो या एक सियासी हुकूमत हो तो उन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। और आज आपने देखा कि इतना बड़ा एक स्टेटमेंट आया है अवाम की तरफ से कि एक बार फिर इस्लामाबाद में अवाम का एक समंदर आया। और दूसरी बात यह है कि अब इसके बाद जो बाई इलेक्शंस हैं उसकी तरफ इमरान खान साहब भी, मैं खुद भी और बाकी लीडरशिप भी उस तरफ अब जाएगी, और वहां से हम इंशाल्लाह जीत के वापस आएंगे और ये साबित करेंगे कि अवाम इमरान खान साहब के साथ है। तो सियासत में तो अवाम जिसके साथ होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी अली मोहम्मद खान साहब। आप ज़िमनी इलेक्शन में, जो पंजाब के इलेक्शन हैं, ये जो सिंध में हो रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन आप लोग करेंगे क्या? क्योंकि आप इस हुकूमत को तो मान नहीं रहे जो विफाक में बैठी हुई है, फिर आप पंजाब की हुकूमत को भी नहीं मान रहे थे और उसके लिए आप अदालत भी चले गए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अब जिन लोगों को आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं, इलेक्शन लड़वाने के बाद ये कैसे डील करेंगे? क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? और जब आप हुकूमत को नहीं मान रहे तो बाई इलेक्शन में आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन बाई इलेक्शन में तो जो 25 सीटें जो डिस्क्वालीफाई हुई, डिसमिस हुई, जिनको गया अपनी वफादारी तब्दील करने के बाद, तो उनमें से तो जो 20 बाई इलेक्शंस हैं उसमें तो हिस्सा इसलिए लेना जरूरी है कि हम मैदान तो खाली नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मरकज में है, तो मरकज में जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब का उनकी एक विजन है या विजडम है, जिसमें उन्होंने ये बात की कि इम्पोर्टेड हुकूमत को एक लेजिटिमेसी, एक कानूनी हैसियत मिलती है अगर आप मरकज में, जहाँ शहबाज साहब को लॉन्च किया गया इम्पोर्टेड हुकूमत के तौर पर एक बैन अल-अक़वामी मुदाखलत के बाद, तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि वहाँ हमने नहीं बैठना, बाकी सूबों में हम हैं, वहाँ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि मुनासिब वक्त पे जिस तरह मरकज से इस्तीफे दिए जा चुके हैं, तो जहां हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा और जहां इंशाल्लाह बनने जा रही है पंजाब में एक बार फिर, तो वहां से इस्तीफे देना या असम्बलियां तोड़ना वो भी बईद कयास नहीं है, वो भी हमारे कार्ड में मौजूद है। नहीं, अगर ज़िमनी इलेक्शन में आपको खातिर खा नंबर पंजाब में नहीं मिलते और आप वजारत आला नहीं ले सकते, तो फिर आप पंजाब से भी इस्तीफे दे देंगे? देखें, ये तो आप एक और बात कर रहे हैं। मैं तो आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस्तीफा देना, एहतजाज करना
वॉकआउट करना, ये सियासत में आपके पास कुछ या आपके पास हथियार होते हैं सियासी। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत बना के पंजाब असेंबली तोड़ना भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस पर अभी बात वो बहुत जल्द हो जाएगा, वक्त काफी पहले है। इस वक्त हमने उस पर फोकस करना है कि हमने अपनी ये 20 सीटें जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं उसको इंशाल्लाह हमने जीतना है। सही है। अभी अली मोहम्मद खान साहब, मुल्क को जो मुआशी बहरान का सामना है और जिस तरह के हालात हैं, यकीनी तौर पे आज आप महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, आपको इन संगीनी का अंदाज़ा भी है, लेकिन आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं और आपकी वजह से IMF हो या दीगर इंटरनेशनल जो लैंडिंग एजेंसीज़ या इदारे हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो एतमाद नहीं कर पा रहे और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है और इमरान खान और उनके हवारी पाकिस्तान से ज़्यादा दोबारा हुकूमत में आने का सोच रहे हैं, अपने सियासी मकासद को मुकद्दम रख रहे हैं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो कहते हैं कि घर का बिजली बिल काटा है, तो जब ये लोग बाहर की ताकतों से मिल गए और इन्होंने बाहर की मुदाखलत से अमल पैरा हो के यहाँ एक इम्पोर्टेड रजीम बिठाने में अपना किरदार अदा किए हुए लोग बैठ गए हुकूमत के तौर पे, तो जब भी घर में बाहर से घर के बेटी के साथ मिल के डाकू अंदर आता है तो घर का माहौल तो नॉर्मल नहीं रहता। मुल्क तो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, 6 का GDP का हम टारगेट टच कर रहे थे। और नहीं, इसमें डाकू कौन है? इसमें डाकू कौन है अली मोहम्मद खान साहब? करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। नहीं, इसमें डाकू कौन है अली मोहम्मद खान साहब? इसमें डाकू कौन है? आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी है, ये जब बैठ गए हैं, आप मुझे बताएं कि मुल्क के हालात हमने खराब किए हैं इन्होंने? जब आप बाहर की ताकतों से मिलके एक इलेक्टेड हुकूमत को उसका तख्ता उलटते हैं, तो जब आप एक गैर जमहूरी तरीक़ाकार अपनाते हैं, क्या ये ज़मीर इन्होंने नहीं बेचे? क्या आप समझते हैं कि ये कानूनी तरीके से आए हैं? जिस तरह से इन्होंने लोगों की वफादारियां तब्दील करा के और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदम एतमाद में अपनी वफादारी तब्दील करने की वजह से ये कलंक का टीका भी इनके लगा माथे पे कि ये अपनी सीटों से महरूम हो गए। कितने शर्म की बात है कि अपने इलाके में जाके आपको लौटा कहा जाए। ये सारा कुछ जब इन्होंने कर दिया तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये आम हालात फिर हैं? आम हालात तो नहीं, मुल्क तो एक मुश्किल सूरत हाल में है। और दूसरी बात यह है कि हमने तो नहीं कहा था, हम तो एक्सेप्ट करते थे कि महंगाई का इशू हमारे दौर में भी था लेकिन कंट्रोल था। इन्होंने कहा था हम महंगाई खत्म करेंगे, 3 गुना बढ़ा दी। तो इस पे कोई इनसे सवाल पूछेगा कि आप तो महंगाई खत्म करने आए थे, लोड शेडिंग खत्म करने आए थे, आपने तो सिर्फ नैब पे शब्द मार के अपने करप्शन की केसेस बचा लिए, बाकी तो आपने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ तो हमें 2 चीजें में नजर आई, एक महंगाई में और एक एहतिसाब के अमल को खत्म करने में। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, एक सवाल ये है, आप वफादारियाँ इन पे बदलने का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसमें आप कहते हैं जी सिंध हाउस में पैसा भी चला, ये मामलात रहे, उसको आप साबित नहीं कर पाते। आप इनको डाकू कहते हैं। डाकू किस बेस पे कहते हैं? जो मुकदमात, जो एहतसाब आपने करना था उसके आप नताइज नहीं हासिल कर सके। फिर ये जो बुनियादी तौर पे आप अपने सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी तक चले जाते हैं, इसकी बुनियाद क्या है आखिर? इसको साबित क्यों नहीं कर पाते आप? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? महंगाई से भी बड़ा मसला। देखिए, ये महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। असल चीज जिसपे कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी वो क्यों खड़ी हुई है? देखिए, 1947 में ना आप थे ना मैं था, मेरे दादा और आपके भी बुजुर्गों ने उसमें किरदार अदा किया। मुल्क को उन्होंने आजाद कर लिया। क्यों आजाद किया? क्या जब हम गुलामी में थे हमें कोई नमाज नहीं पढ़ने देता था? क्या उस जमाने में हम खाते पीते नहीं थे? क्या जरिए रोजगार नहीं था? क्या सांस नहीं ले रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे? सब कुछ कर रहे थे, हम गुलाम थे, गुलामी से निकले। लेकिन अगर उस वक्त के हमारे पुरखों और कायद-ए-आज़म को ये पता होता कि आज़ादी के 70 साल बाद कोई नस्ल ऐसी आएगी जो उन्हीं की तरह कुछ और नीली आंखों वालों के झोली में गुलामी को जो है वो पसंद करेगी और आज़ादी को गिरवी रख देगी, आप मुझे बताएं उनकी कब्रों में उनको जो है वो तकलीफ का अमल गुजर रहा होगा। ये कहाँ से रवा है कि एक बड़ी ताकत फैसला कर दे कि इसको उठाओ और उसको गिराओ, इसको हटाओ और उसको कामयाब करो? क्या आप समझते हैं ये हकीकी आज़ादी है कि बाहर से इतनी मुदाखलत को हम अलाउ करें? लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आज के दिन की आपको मिसाल देता हूँ। सोशल मीडिया पे भी 1-2 टेलीविज़न चैनल्स ने भी चलाया
कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जो दस्ते राज हैं, वो गए अमेरिका में और उन्होंने जाके वहाँ पे एक ओहदेदार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पिछली बातें भूल जाएं और लेट्स मूव ऑन। अब ये भी वैसी ही बात है जैसी बात आप कर रहे हैं, जैसी आप साजिश की बात कर रहे हैं। अब इस बात को भी ये जो साहब बात कर रहे हैं इनको साबित करना पड़ेगा और जो आप बात कर रहे हैं उसको भी साबित करना पड़ेगा। ये बज़ाहिर तो जो सारी बातें हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिहाज से तो ठीक है ना, उस हिसाब से तो आपको एक मिल रहा है, फीडबैक अवाम का मिल रहा है, अवाम आपके साथ आ रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वे में ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया? क्या IMF से आपने जान छुड़वा दी थी? क्या FATF से आपने जान छुड़वा दी थी? जो इन्फ्लुएंस है यूरोप का उससे आप निकल आए थे, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 साल 8 माह में क्या किया? देखें, अभी आपने पूरा सुनना, अभी आपने जाना नहीं है, ठीक है ना जी। आपने जो सवाल छेड़ा अभी आपने पूरा सुनना है। पहली बात तो ये कि जिस शख्सियत की आप बात करें, कोई जगह है उसके नाम बताएं और उनसे फिर प्रोग्राम में जाके उनसे पूछें और जो शख्स ये इल्जाम लगा रहा है वो उसके सबूत लेके आए। जहाँ तक हमारे मामले का ताल्लुक है, इस मुल्क में अगर आपको नहीं पता तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे बड़ा ओहदा कानून में कम से कम वज़ीर आज़म का है। जी ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि इदारों को पैगाम है कि चोरों से मुल्क को बचा लो, कहीं गेम हाथ से ना निकल जाए। ये गेम हाथ से ना निकल जाने से आप क्या मुराद ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, इमरान खान का काम है कि डराना और बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करना कि पाकिस्तान उनके बगैर नहीं चल सकता। ये अच्छी न्यूट्रलिटी की एक नवीद पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि जी आप इदारों को कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल ना रहें, बल्कि जो इनके इमरान खान के ओपोनेंट्स हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और कोalition जमातें, उनके खिलाफ हो जाए और मुझे किसी तरह से वापस हुकूमत में लेके आए। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, इमरान खान जाहिर सी बात है वो फारिग होकर वो समझ रहे थे 2028 तक उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उनका जो गुस्सा है वो और जो जितना ज़्यादा वो उसका इजहार करते हैं और उसकी पार्टी के लीडर्स करते हैं, वो तो समझ आता है कि जी एक शख्स ने सोचा था कि कोई उनको हिला नहीं सकता। वो समझ रहे थे कि इदारे उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इदारे तो उनको सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान की खातिर, जब मुल्क में तरक्की की खातिर। लेकिन जब 3.5 साल तक आजमाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है या पीपल्स पार्टी है या MMA है, हमने तो कभी इस चीज को छुपाया ही नहीं था कि अगर हमारे पास 172 वोट होंगे नेशनल असेंबली में तो हम अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 पॉलिटिकल पार्टी जो इनके साथ थी, MKM और बाप पार्टी, वो हमारे साथ आ गई। 163 पे उनके वोट मिल गए और हमारे 172 से ज्यादा वोट हो गए और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फारिग हो गए। एक इतना सिंपल सी चीज है, इनको हक है कि वो जाहिर सी बात है कि जी आपको हटा दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू हटाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं, तो इस पे जुबैर साहब इस पे आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना देते? जो वो साजिश की बात करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किस चीज का जुडिशल कमीशन? जब आपको ये बता दिया गया एजेंसीज ने कि जी आप को वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन 6 या 7 मार्च को जब भी वो आया था मुरादा, तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद एक और हुई। पहले तो इमरान खान की सरप्राइज में, फिर शहबाज शरीफ साहब की सरप्राइज में, फिर ISPR चेयरमैन चीफ ने ये बताया है कि ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कि जी हम ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये इस नतीजे में पहुंचे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई है। तो जिस इदारे ने इन्वेस्टिगेशन जिसका काम है, तो वो जजेस ने क्या करना है? जजेस ने भी तो उन्हीं से पूछना है ना जी। और क्या इमरान खान मान लेगा उसके बाद? दिस इज द बिग क्वेश्चन। वैसे जुबैर साहब, ये हुकूमतों का काम होता है अपोजिशन को कन्विंस करना। इमरान खान को तो कोई कन्विंस नहीं कर सकता जी, जो एक एक्सपीरियंस है। मतलब अगर कोई करने का कोई तरीकेकार है आप भी बता दें
इमरान खान, देखें मसला क्या है इमरान खान का, अभी भी जो वो कह रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी वो न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि जो इदारे हैं वो उनको बहाल कर दें किसी न किसी तरह से जी। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इलेक्शन हो, बड़ी ऑन द बेस कोई इस ख्वाहिश के इजहार में कोई खराबी नहीं है कि जी वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन जो हुकूमत है उसके पास इतने वोट हैं कि उन्होंने वक्त का तयन करना है, या तो वो असेंबली को उसके टेन्योर पर मुकम्मल होने देंगे या उससे पहले करेंगे, ये राइट तो हुकूमत का है ना। जी बिल्कुल ठीक है। ये कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन हो और इलेक्शन ऐसा हो जिसमें मुझे 2/3 अक्सरियत भी मिले, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर डी चौक पर मैं बुला लूंगा लोगों को। अब ये तो बड़ा मसला है कि जी आप ये मसला जुबैर साहब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मसला है, और ये बतौर हुकूमत आपने अब इस मसले को टैकल तो करना है। ये तो अब आप तो फलदार दरख्त हैं, आपको फल लगे हुए हैं और आपको झुकना भी पड़ेगा, आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा। खैर जुबैर साहब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, बहुत शुक्रिया आपका आपके काम में शामिल होने का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और मायनाज़ तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपके वक्त का। मज़हर साहब, ख़ान साहब जो हैं वो आज भी परेड ग्राउंड में उन्होंने माहौल बनाया, वहाँ पे जलसा किया। बुनियादी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो बयानियाँ है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है। कभी वो साजिश का बयानिया ज़ोर पकड़ लेता है और फिर उसके बलबूते पे नए इलेक्शन की बात बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती है। बीच में वो हल्की सी झलक महंगाई को लेकर दे देते हैं, फिर वो फिर से करप्शन और जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो अहम लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो उतार चढ़ाव आता है, ख़ान साहब झपटते हैं, पलटते हैं, फिर पलट कर झपटते हैं, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इट्सेल्फ क्लियर है कि उन्होंने करना क्या है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है सियासत में ये होता रहता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। जो हमारे दीगर कायदीन हैं सियासी जमातों के और सियासी जमातों के लीडरान हैं, उनमें भी ये होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप को ये नज़र आ रहा हो कि एक हुकूमत है जिसके पीछे बहुत सी क़ुव्वतें खड़ी हैं और वो कई जमातों का इत्तेहाद है और आप एक तरीके से जो है बिल्कुल अलग हैं, तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी, आपको ये अंदाज़ा है कि ये स्ट्रगल फौरी तौर पे इसके नताइज नहीं आएंगे, ये स्ट्रगल लंबी हो सकती है। लिहाजा आप अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करते हैं, आप कभी एक बयानिए पर जोर देते हैं, कभी बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब पिछले 2-2.5 महीने से जो कर रहे हैं वो ये कि अपने वर्कर को वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जब तक इलेक्शंस ना हों वो चार्ज रहें, और यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही उनका, उसमें वो नई नई चीज़ें, मतलब उस लिहाज से कि बुनियादी उनका जो अमरीकी साजिश है वो बयानिया तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में वो कभी जो है एम्पायर्स के बारे में सख्त हो जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि इमरान खान का कोई एक जुमला ऐसा है जो बहुत काट का है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे कि कोई मुज़ाकरात किसी लेवल पे कोई बातचीत जारी है। तो वो पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे अगर आप किसी तहरीक के अंदर हों तो उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि 25 मई को उनके नुक्ते नज़र से तो वो उनका पीक था और वो ये समझ रहे थे कि 25 मई को जितना बड़ा वो लेके वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद कोई ना कोई चीज़ें तब्दील होंगी। लेकिन जो भी 25 मई को हुआ उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई। अब वो ये समझते हैं कि अगर बार बार मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी वो शायद उतनी मौसर ना हो लोगों के लिए, इस गर्मी में भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लेकिन मज़हर साहब आपने 25 मई का बात किया, उसके बाद जो इमरान खान के हवारी हैं वो ये अक्सर ये बात करते सुनाई दिए कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। क्या इस सारे दौरानिए में जो बैकडोर चैनल है खान साहब का वो बात कर रहा है, और आपको क्या लगता है, जिस तरह कुछ लोगों का ये कहना है कि बर्फ़ पिघल रही है, इजाज़ुल हक साहब ये बरमला कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, इमरान खान रेलेवेंट क्वार्टर्स के लिए फिर से एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं?
देखिए वो डिपेंड करता है, अभी तक तो कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे, लेकिन ये कि डिपेंड करता है आप अपनी जो असल क़ुव्वत है वो लोग होते हैं, आपका वोटर होता है, आपका वर्कर होता है, वो अगर आपके साथ अटैच्ड है और वो आपके साथ आगे चलने को तैयार है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को एजिटेशन का उस तरह का तजुर्बा नहीं है जो अब उनको हो रहा है, और 25 मई उसकी रिफ्लेक्शन थी, तो ये भी एक एक्सपीरियंस उनको हुआ। इस तरह की अब मुकदमात जो बनाए गए हैं तहरीक इंसाफ के लीडर्स कोई बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है कोई भी उनका मरकज़ी रहनमा या सूबाई रहनमा गिरफ़्तार नहीं है, मुकदमा ज़रूर बने हुए हैं उन पर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली वो अपने वर्कर्स को समझाने की भी कोशिश करते हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि अल्टीमेट जो आपका रिज़ल्ट है और अल्टीमेट जो आपका गोल है वो ये है कि आपको इंतखाबात में कामयाबी मिले। अब उसके लिए अभी जैसे 20 ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके जितने जलसे एक तरफ, जुलूस एक तरफ, लॉन्ग मार्च एक तरफ, प्रोटेस्ट एक तरफ, लेकिन अगर उन 20 हलकों को में से आप मेजॉरिटी इलेक्शन नहीं जीत सके तो आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी। इसी तरह कराची में, हैदराबाद में, बदीन में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कहती रहती है, अगर वो आप इलेक्शन नहीं जीत पाए तो इसका मतलब है आपकी वो पूरी। अच्छा, ये मज़हर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। जो ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चैलेंजेस हैं और उनमें सबसे बड़ा मसला उनकी तंजीम का है। एक तरह से तंजीम अगर कहीं है भी तो वो इतने खल्फशार और आपस में तफरीक का शिकार है कि उसको देख के लगता नहीं है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नताइज हासिल कर सके। आपको क्या लगता है पिछले 3 महीने में जब से खान साहब वज़ारत उज़्मा से उतरे हैं, इन्होंने तंजीम को फोकस किया या ये अभी सिर्फ गैलरी के साथ ही प्ले कर रहे हैं? नहीं, तंजीम को नहीं फोकस किया। वो 2013 में उन्होंने बहुत गलत वक्त में इलेक्शंस करा दिए पार्टी के अंदर, जब जनरल इलेक्शंस होने जा रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वही नॉमिनेशन जो बाकी जमातों में का भी तौर तरीक़ा है कि जी चेयरमैन के पास, चेयरमैन को आपने इतनी पावर दे दी, चाहे वो कोई भी जमात हो, कि वो ख़ुद नॉमिनेट करते हैं। तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो दूसरी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ में भी ख़त्म हो गया है। उसको शुरू करने की ज़रूरत है। उसमें आपको जो लोग मिलते हैं, मुतहर्रिक लोग मिलते हैं, नए लोग ऊपर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, उसमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। जो हमने 2013-2018 के इलेक्शन में देखा तो उसके पीछे, खान साहब के पीछे जहांगीर तरीन उनकी बैकबोन थे। जहांगीर तरीन ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती थी कैंडिडेट्स की, वो जहांगीर तरीन किया करते थे। इस वक्त उनके पास उस तरह के, हाँ, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खट्टक हैं, इस तरह के लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कमज़ोरियों को दूर करने की नहीं कोशिश की गई। ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके की, मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट भी होगा। अब जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शन तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो हमने देखा कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ में वो जान नहीं नज़र आई जी। अच्छा मज़हर साहब, एक और बड़ा अहम पहलू है। एक तो तंजीमी मसला जो है वो अपनी जगह जूं का तू है, दूसरी जो बात है शहबाज शरीफ हुकूमत की जो नाकारकर्दगी या इनकी जो खामियां हैं, क्या इमरान खान उनको कैश कर सकते हैं? इमरान खान की जमात में इतनी जान है, या इससे हटके वो जो साजिश की बात लेकर चल रहे हैं, सियासी तौर पर उनको ये साजिश वाली बात ही कहीं फ़ायदा देगी? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो ज़िमनी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि कहाँ आपकी, क्योंकि देखिए वो बहुत से फैक्टर्स, जहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत से फैक्टर्स में फ़ायदा पहुँच रहा है, जिस तरह इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को उम्मीदवार खड़ा किया है उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि तहरीक इंसाफ के पास जो पंजाब में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सारे लोग, चौधरी सरवर, ये सारे लोग इस वक्त नहीं हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान की ये पूरी कैंपेन, उनको वो नताइज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा तहरीक इंसाफ का।
और ये कि जिस तरह बहुत से पार्टी के उनके लोग कहते हैं कि जी नहीं इस मरतबा तो खंबे को वोट मिलेगा, इमरान खान जिसको कहेंगे इस मरतबा सिर्फ लोग बल्ले को वोट देंगे, वो सारा लिटमस टेस्ट जो है वो होगा अभी 20 ज़िमनी इलेक्शंस में और फिर कराची के हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर। अच्छा मजहर साहब, ये जो आप ज़िमनी इलेक्शन पे खातिर खा नताइज की बात कर रहे हैं, जो मुतवक्के नताइज या मुतमन्नी नताइज लेना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अगर वो ना भी मिले तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है? पंजाब में हुकूमती मशीनरी, सिंध में हुकूमती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास नहीं है, तो ये उज़र काफ़ी नहीं होंगे फिर से अपने वोटर के सामने रखने के धांधली हुई है और ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, गो कि अपने जो मसाइल हैं वो जू के तू थे? देखिए वो सामने रखेंगे भी तो, क्योंकि अब आपने सबने एग्री किया है, अब तहरीक इंसाफ ने भी एग्री किया है, पीटीआई ने भी एग्री किया है, मतलब तहरीक इंसाफ कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ या पीटीआई ने भी एग्री किया है, पीएमएलक्यू ने भी एग्री किया है, पीएमएलएन ने भी एग्री किया है। जो जितनी पार्टीज़ हैं पंजाब की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ या इस मुकदमे में जो थी, उन सब की इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा उसके बाद 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा। अब वो तो होगा, ये तो इल्ज़ामात रहेंगे। वो अभी जब इमरान खान पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन पे आएंगे तो वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी नताइज आए और अगर पीसफुल इलेक्शन हुआ तो फिर मेरा ख्याल है उसके नताइज के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, फिर आपको शायद नताइज एक्सेप्ट करने पड़े। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में चले जाते हैं, यानी वो 14-15 सीटें जीत जाते हैं और उसके बदले में हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नूर और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी बुहरान खड़ा होगा और वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता और पीएमएलएन जो है वो अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है, इतनी सीटें जीत जाते हैं कि वो पंजाब में हुकूमत उनकी बरकरार रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सही है, और अगले इलेक्शनों में बड़ा काम करना। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपके वक्त का टाइम खत्म हो गया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।